नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं तक कुछ लाभ आपको मिल रहा है मेरे वीडियोस से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हिट कीजिए बेल आइकन को हमारे सारे नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आगे जो भी हम वीडियोस डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हम इसको 3 चरणों में बांट देते हैं। इसको हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हैं। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो 1885 से शुरू होता है, और इस सारे पूरे आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो वास्तविक पूरा स्वरूप है, इसको समझने के लिए हमने इसको 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण इसका 1885 ईस्वी से शुरू होता है, यानी कि 1885 सन 1885 से शुरू होता है, 1905 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण 1905 से शुरू होता है 1919 ईस्वी तक। तृतीय चरण 1919 से शुरू होता है 1947 ईस्वी तक। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रथम चरण से, ऑब्वियसली प्रथम चरण से ही शुरू करेंगे। तो प्रथम चरण को उदारवादी चरण भी कहा जाता है। उदारवादी चरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिन नेताओं का वर्चस्व था, जिनकी प्रमुखता थी, जिनकी ज़्यादा चलती थी, वो उदारवादी नेता थे। तो इसे उदारवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, नेता थे, नेता नहीं थे, ये चीज़ तो बाद में आती है ना। पहले जो मेन चीज़ है वो तो ये है कि इस चरण में हुआ क्या था। तो प्रथम चरण में हुआ ये था, सबसे मुख्य घटना इसकी ये थी कि इस चरण में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और यही इस चरण की मुख्य घटना है। कौन से चरण की? प्रथम चरण की, जिसे हम उदारवादी चरण भी कहते हैं। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एक्चुअल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो इस नाम से 1885 में ही हुई थी, लेकिन इससे पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इतना पढ़ रहे हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका लक्ष्य जो था वो अस्पष्ट था। क्यों था, ये आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें अपने आप ही समझ में आता जाएगा। तो ये इस समय जो आंदोलन चल रहे थे, उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस टाइम के बुद्धिजीवी लोग, उस टाइम के मध्यम वर्गीय लोग, वो लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है। और वो लोग जो थे पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक, आप समझ में आ गया ना ये उदारवादी चरण क्यों है? क्योंकि जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लोग कौन थे? पश्चिमी उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित लोग थे। ठीक है। अभी जो कांग्रेस की स्थापना है, ये करी किसने थी? किसने करी कांग्रेस की स्थापना? किसी भारतीय ने करी होगी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है ना? नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज़ ने। नाम से पता चल रहा है इंडियन नहीं है, अंग्रेज़ है। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज़ है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और कौन थे ये? एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर। ठीक है। तो ये सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब ये जो ऑक्टेवियन है, इसको याद करने का मैं एक तरीका बता रही हूँ। मे भी आपको पसंद नहीं आए या आए, आई डोंट नो, बट इसको याद करने के लिए देखो, ऑक्टेवियन जो है ऑक्टोपस से थोड़ा मिलता जुलता है। ऑक्टोपस के पास कितनी सारी टांगें होती है ना, वो उसमें जकड़ लेता है अपने शिकार को और धीरे धीरे उसको खाता है, राइट? यही तो होता है ना। तो जो ऑक्टेवियन ने ये जो कांग्रेस की स्थापना करी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करी थी, इनका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को अपने वश में कर लेना। ठीक है। यानी कि ये हमको जकड़ रहे थे, पूरी तरह से जकड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो इस तरीके से आप याद रखो, ऑक्टोपस जैसा काम जिसने किया था उसने कांग्रेस की स्थापना करी थी, और इसीलिए उसका नाम है ऑक्टेवियन। ठीक है। इस तरह से ऑक्टेवियन तो याद हो जाएगा। एलन बहुत सिंपल सा है, वैसे ही याद हो जाएगा। ह्यूम भी आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि साथ में हम बार बार लेते रहेंगे इस नाम को। ठीक है।
ह्यूम आप होम से याद कर सकते हो, वैसे होम से इसे कनेक्ट कर लो। तो ये अंग्रेज़ लोग जो थे ये हमारे देश को अपना घर बनाने के चक्कर में थे, है ना। तो ह्यूम भी लगा लो उसके आगे, घर बनाने के चक्कर में ऑक्टोपस के जैसे इन्होंने हमको जकड़ने की कोशिश करी, एलन ने, ठीक है। ऐसे करके याद कर लो कि एलन नाम का कोई व्यक्ति था, उसने ऑक्टोपस के जैसे हम अपना घर बनाने के लिए हमको जकड़ने की कोशिश करी, तो उसका नाम हुआ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। अब ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायर्ड, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा राजनीतिक सुधारक भी थे और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी भी थे। ब्रिटिश भारत तो समझ ही रहे होंगे, हमारे भारत की ही बात हो रही है। तो ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी भी थे। इनको कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन जन्मदाता तो ये थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता नहीं की, ठीक है। कांग्रेस की इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की, लेकिन 1885 से 1907 ईस्वी तक, कब से? 1885 से 1907 ईस्वी तक ये कांग्रेस के महामंत्री पद पर ज़रूर रहे। मतलब इन्होंने कभी अध्यक्षता तो नहीं करी, लेकिन महामंत्री पद पर ये ज़रूर रहे। कब से कब तक? जब से ये प्रथम चरण शुरू होता है तब से लेकर इस प्रथम चरण के ख़त्म होने के बाद के 2 साल तक। ऐसे याद आसानी से हो जाएगा, है ना। प्रथम चरण शुरू होता है 1885 से, ख़त्म होता है 1905 में, लेकिन ये महामंत्री के पद पर कब तक रहे? 1907 तक, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा ये महामंत्री के पद पर रहे प्रथम चरण के बाद, है ना। तो A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री के पद पर रहे 1885 से 1907 ईस्वी तक। अच्छा, कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया है? उत्तरी अमेरिका से, और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। तो पहले इसका नाम कांग्रेस की जगह संघ ही था, यानी कि समूह संघ एक ही बात होती है ना। अब उस समूह को हटा के, संघ को हटा के इन्होंने कांग्रेस कर दिया था बाद में। वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब जो है वो समूह है। ये समझा रही हूँ मैं आपको कि कांग्रेस शब्द जो है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। इसमें क्या था? 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर, कितने? 72, यानी कि 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसकी नींव रखी थी, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर ये भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। क्या था ये? अखिल भारतीय स्तर पर ये भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। यहाँ से इनको अपनी अभिव्यक्ति करने का, सुनियोजित अभिव्यक्ति करने का इनको मौका मिला था, तो इसलिए हमारे इंडियन भी इसके साथ में जुड़ गए थे। अच्छा, मैं इतनी देर से लगातार कह रही हूँ कि A.O. ह्यूम ने ऑक्टोपस की तरह हमें जकड़ने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। अब हम उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि A.O. ह्यूम ने क्या किया था, तत्कालीन यानी कि उस समय के वायसराय डफरिन, उस समय के जो वायसराय थे डफरिन, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी सलाह से इस संगठन को बनाया था। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उस समय भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो ये नहीं चाहते थे कि इनका गुस्सा हम पर फूटे। उस गुस्से को कम करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये हमारे पक्ष में आ जाए। तो इन्होंने उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी और उसमें इंडियंस भी थे। हमारे इंडियन लोगों ने भी तो उस पार्टी का हिस्सा बने थे, वो भी तो उस पार्टी का हिस्सा बने थे। तो इस तरीके से इन्होंने एक अपना सुरक्षा वाल्व बना लिया कि अब हमें इतना ज़्यादा नुकसान ये लोग नहीं करेंगे, हम पे इतना गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि हम इनके पक्ष में हैं, इनके लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे देश के लोगों को तो ये पता था ना कि अंग्रेज़ हमारे लिए अच्छा नहीं करते, तो हम क्यों जुड़े उनसे? हम इसलिए जुड़े क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी बात को रखने का, अपनी कोई राजनीतिक पार्टी शुरू करने का और अपने देश के लिए कुछ ऐसी किसी पार्टी को बनाने का। हम चाहते थे ऐसी कोई पार्टी बनाई जाए, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे। तो जब ये कांग्रेस की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हमें एक मौका मिल गया कि हम इस पार्टी को ज्वाइन करें और अपने देश के लिए कुछ करें। तो एक तरफ A.O. ह्यूम तो इस को अपने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी, लेकिन हम उसके साथ में जुड़े एक तड़ित चालक के रूप में,
ठीक है, हमने उसको एक तरह चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहा। उन्होंने कैसे? सुरक्षा वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, और हम यानी कि हमारे देश के जो नेता थे, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने इसको त्वरित चालक के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, इस संबंध में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में एक बात कही है जो मैं बताऊंगी आपको। क्या कहा है उन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। यदि कोई भारतीय इस प्रकार का अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में नहीं आने देते, है ना। तो कोई भी इंडियन जो था, कोई भी भारतीय जो था, वो इस तरीके का कोई भी कार्य करने में असमर्थ था। अगर वो करने की कोशिश भी करता तो अंग्रेज उसको रोक देते। इसलिए जब ये पार्टी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तब हमको मौका मिला, इंडियंस को मौका मिला, भारतीयों को मौका मिला कि वो अपने देश के लिए इस पार्टी से जुड़कर कुछ कर सकें। इसलिए वो इस पार्टी से जुड़ गए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा है 1913 में। ठीक है, कब कहा है? 1913 में। ये जो लाइंस मैंने भी आपको सुना के बताई, वो आप लिखना चाहें तो लिख लें, बट आप उसको समझ चुके हो, ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए बस। और किसने कहा? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा, A.O. ह्यूम ने, जो मैं भी आपको बता रही थी, इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो इन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी थी 1884 में। 1885 में नहीं करी थी। कब करी थी? 1884 में। और उसका जो पहला अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 85 को बम्बई में हुआ था। उस टाइम पे मुंबई को बम्बई कहते थे, तो बम्बई में हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये जो प्रथम अधिवेशन है, जो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था, उसका अधिवेशन है। ठीक है, तो बम्बई में हुआ। बम्बई में कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, यहाँ पर आयोजित हुआ। लेकिन इससे पहले ये एक्चुअली पूना में आयोजित होना था। पूना में उस टाइम पे हैजा रोग बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए वहाँ की जगह इन्होंने ये बम्बई में करा। बम्बई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, इस सम्मेलन में कौन कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह थे, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह, एदलजी, वाचा, काशीनाथ तेलंगा, वी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रावरकर, ये सारे लोग इसमें मौजूद थे 72 लोगों के अंदर। ठीक है, अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने इसमें एक सलाह दी, एक सुझाव दिया कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाना चाहिए। उनकी सलाह, इन सुझाव को मान लिया गया और कांग्रेस, और इसका नाम, इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, आप समझ में आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ, है ना? 1885 में हुआ। इसलिए इसको 1885 में ही माना जाता है कि इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई कब है? 1884 में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसको 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर इसमें संघ हटाकर संघ की जगह पर कांग्रेस लगा दिया जाए। तो वहाँ पे कांग्रेस लगा दिया गया। इस सुझाव का स्वागत किया गया। ठीक है, कलकत्ता के जो एक बहुत प्रमुख वकील थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनको इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया। किसको? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम्स में, अगर ये आता है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कौन थे? कलकत्ता के प्रमुख वकील थे। ठीक है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मैंने भी आपको नाम बता दिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दीन शाह एदलजी वाचा थे, काशीनाथ तेलंग थे, वी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रावरकर, एस सुब्रमण्यम, ये लोग प्रमुख थे। ठीक है, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, उसके बाद लगातार 20 वर्षों तक कांग्रेस के ऊपर एक गुट था, उसका बहुत प्रभाव था। उस गुट को हम कहते हैं उदारवादी गुट। क्या कहते हैं? उदारवादी गुट। उस गुट में कौन कौन लोग थे? दादा भाई नौरोजी थे,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोविंद रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे और ऐसे ही कुछ और लोग थे। इन सारे लोगों के गुट को कहते हैं उदारवादी गुट। और इसका प्रभाव कब तक रहा इस कांग्रेस पार्टी पर? 20 वर्षों तक। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो गई उसके बाद 20 वर्षों तक। ठीक है, ये उदारवादी नेता जो थे करते क्या थे? ये अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते थे प्रतिवेदनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, शिष्टमंडलों के द्वारा। ठीक है, तो मतलब ये विद्रोह नहीं करते थे किसी चीज़ का, आप वो प्रार्थना करते थे, वो शांति में विश्वास रखते थे, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते थे ये उदारवादी नेता। तो ये अपनी मांगे कैसे रखते थे? प्रतिवेदनों के द्वारा, प्रार्थना पत्रों के द्वारा, शिष्टमंडलों के द्वारा। तो जब ये ऐसा करते थे तो उग्रपंथी नेता जो थे, उस टाइम पे उग्रपंथी नेता भी थे, उनका प्रभाव इतना नहीं था जितना उदारवादी नेताओं का था। तो उग्रपंथी नेता जो थे वो उदारवादी नेताओं को इसी वजह से, इस लचीलेपन की वजह से उनको कहते थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति। यानी कि भिक्षावृत्ति तो समझिए ना, भीख मांगने की अभिवृत्ति, तो इसको वो कहते थे राजनीतिक भिक्षावृत्ति। ठीक है, पर ये थे कौन? उदारवादी नेता, जिनके लिए ऐसा कहा जाता था, जिनके व्यवहार को ऐसा कहा जाता था उग्रपंथी नेताओं के द्वारा। ठीक है, अच्छा, ये जो कांग्रेस के उदारवादी नेता जो 1885 में ये बन गए, उसके अध्यक्ष, उसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस का, और वो लगातार अपनी मांगे रख रहे थे प्रतिवेदनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, कि लगातार अपनी मांगों को दोहराते रहे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1892 ईस्वी में इनके आंशिक दबाव की वजह से क्या हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। क्या हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया और इसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा कुछ पॉइंट्स में जल्दी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कब थे ये? 1887 ईस्वी में पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 ईस्वी में वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल भारतीयों ने ही नहीं की थी, किसी अंग्रेज ने भी करी थी, है ना? तो वो अंग्रेज कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। क्या क्या हुआ इस प्रथम चरण में वो हम पढ़ लेते हैं। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी चरण में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बाद ये जो हमारा प्रथम चरण है ये एक्शन में पूरा का पूरा बेस्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर। तो इस चरण में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति इसी चरण में हुई। ठीक है, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति इसी चरण में बनी, यानी कि प्रथम चरण में, यानी कि उदारवादी चरण में बनी। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेल-बाई आयोग की नियुक्ति हुई। कौन से आयोग की? बेल-बाई आयोग। अब देखो, भारतीय व्यय की समीक्षा की बात हो रही है, व्यय यानी कि खर्चा। अब बैलगाड़ी के ऊपर चलोगे तो आपका खर्चा तो होगा, है ना? खर्चा तो होगा ना, बैलगाड़ी वाले को देना पड़ेगा ना इधर उधर जाने के लिए। तो बेल-बाई आयोग बन गया। ठीक, ऐसे करके याद करो, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है ये, इसको रियलिटी से मत कनेक्ट कर लेना। तो बेल-बाई आयोग की नियुक्ति हुई इसी काल में, इसी चरण में, यानी कि प्रथम चरण में 1885 से 1905 के बीच में। ठीक है, और 1892 ईस्वी में जो हमने अभी भी पढ़ा, बिल्कुल भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ। कौन सा अधिनियम लागू हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ 1892 ईस्वी में। क्यों हुआ था? मैंने भी बताया था आपको, उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के चलते। कब? 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो 1885 से 1905 के राष्ट्रीय आंदोलन की ये सारी प्रारंभिक उपलब्धियां थी। तो हमने अभी अपना प्रथम चरण पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चरण की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर से कहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और
आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को हिट करें मेरे सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।